साइड विशाली आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में आपको अपनी पूरी 8 साल की एम्स दिल्ली की जर्नी बताने जा रही हूँ। मैंने 2018 में ज्वाइन किया था। मैं पास आउट भी 2017 के लास्ट में ही थी और वैसे ही मैंने 2018 में ज्वाइन कर लिया था। और आज मुझे इस टाइम पे हो रहे ऑलमोस्ट 8 ईयर्स। ये 8 साल कब और कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। 2018 में मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे कार्डियक आईसीयू दिया गया था। आईसीयू एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हर प्रकार के डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारे चैलेंजेस सामने थे। बहुत मुश्किल था वहाँ पे। मैंने यहाँ तक सुना था कि शुरू के जो 6 महीने हैं, हर इंसान वहाँ पे रो के निकालता है। बिकॉज़ वो आईसीयू कहीं और का नहीं, एम्स का, रेड बिल्डिंग का, कार्डियो का, सीटीवीएस आईसीयू था। वहाँ पर 5 से 6 साल निकालना मेरे लिए मुश्किल नहीं रहे। जब मैंने शुरुआत के जो 6 महीने रहे वो काफ़ी मुश्किल थे। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा बहुत परेशान थी वो 6 महीना। बिकॉज़ मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं बहुत अच्छा करूँ, बहुत बेटर करूँ, कोई एरर ना निकले, कोई गलती ना निकले। बट ऐसा वो कोई दिन नहीं होता था कि जिस दिन कोई गलती नहीं निकलती थी। बिकॉज़ जब मैं कॉलेज टाइम पे थी तो हम लोग सिर्फ पढ़ाई करके मार्क्स लेते हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो वहाँ पर मुझे ये एक्सेप्टेंस कभी आई ही नहीं कि मैं गलत भी हो सकती हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि मैं हमेशा सही हूँ, हमेशा लगता था। लेकिन एम्स में आने के बाद उस आईसीयू के एनवायरनमेंट ने मेरे अंदर एक ये क्वालिटी मेरे अंदर ला दी कि आप गलत हो सकते हैं। और जेन्युइनली ये स्किल मेरे अंदर जॉब को जॉइन करने के बाद ही आया एम्स के अंदर। आईसीयू का स्टाफ कुछ इस प्रकार का था जो कि एक फैक्ट्री की तरह काम करता था। कंटिन्यू काम काम काम, और बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ काम, बहुत ज़्यादा लगन के साथ काम, मरीज के लिए काम, किसी दूसरे के लिए काम। तो ये चीज़ भी मैंने वहीं से सीखी कि भाई आप काम कर रहे हो ना नर्सिंग प्रोफेशन में, तो किसी दूसरे के लिए कर रहे हो। आप सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं कर रहे हो। सैलरी के लिए काम करेंगे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट पर्टिकुलरली आप किसी इंसान के लिए काम कर रहे हो। ये चीज़ें लिटरली बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग थी। माइंड चेंज कर दिया, सोचने की क्षमता चेंज कर दी कि रियलिटी में लाइफ का मतलब है क्या। जब वहाँ पर आप पेशेंट्स देखते हो जो कि बिल्कुल ज़िंदगी और मौत में है, तब आपकी जो परसेप्शन है उस ज़िंदगी को लेके वो बदल जाती है। तो कहीं न कहीं वो 5 साल ने मुझे बहुत ही ज़्यादा पेशेंस, सिम्पैथी, काइंड, ऑनेस्ट अपने काम को लेके, क्योंकि वो 6 घंटा काम करना ऐसा था कि इतना कष्ट शरीर पे कभी डाला ही नहीं था। लेकिन वो जो टाइम ड्यूरेशन थी वो शरीर पे लिटरली इफ़ेक्ट कर रही थी। और अपना पोटेंशियल आपको पता चलता है कि हमारा पोटेंशियल है क्या है, हमारे अंदर कितनी ताकत है काम करने की। 12 घंटे की शिफ्ट बिना आँख झपके, क्योंकि वो आईसीयू है भाई, वहाँ पे तुम आँख भी नहीं झपक सकते हो, कभी भी पेशेंट कोलैप्स हो सकता है। तो आपकी जो क्षमता है ना, लिटरली मुझे मेरा पोटेंशियल वहीं पे जाके पता चला था कि मेरा पोटेंशियल है क्या। और मॉर्निंग जब होती थी, पेशेंट जब उठ रहे हैं, आप उनकी हेयर केयर कर रहे हो, आप उनको क्लीन कर रहे हो, आपको फ़ील हो रहा है कि भाई इस पेशेंट की तुमने पूरी ज़िम्मेदारी रखी हुई है। तो वो काइंडनेस, वो सिम्पैथी नेचुरली धीरे-धीरे आने लग गई। देन आफ्टर गाइस फिर जो है ये जर्नी यही नहीं रुकती है। लगभग 4 साल के बाद जब कोविड के अराउंड लगभग 19-20 के आसपास कोविड आता है, ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटीज़ लगती हैं, बची-खुची कसर मेरी वहाँ निकल जाती है। आई स्टिल रिमेंबर कोविड में 2 पेशेंट मिलते थे हमें, और वो पेशेंट्स, उन पेशेंट का मोशन मोशन मतलब कि स्टूल जो पेशेंट्स पास करते थे, वो सूख जाते थे, लाइक ड्राई हो जाते थे। क्यों? क्योंकि आप ड्यूटी पे हो, किसी को 4 मरीज मिले, किसी को 5 मिले हैं। तो वो पेशेंट, वो जो स्टाफ है उसकी आईज़ पे गॉगल्स हैं, पूरा वो पॉलीथीन जैसी पीपी किट में वो पूरा का पूरा डला उसने डाली हुई है। कुछ दिख नहीं रहा है, भाव सी इकट्ठी हो जाती, फॉग इकट्ठी हो जाती थी गॉगल्स के आगे। तो भाई वो क्या-क्या देखेगा इंसान। और कोविड के टाइम पे तो आपको पता है क्या हाल था, एक डॉक्टर है पूरे के पूरे वार्ड में। सो गाइज़ वो बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम था, बट मेरा नेचर कुछ ऐसा बना दिया गया था आईसीयू के अंदर कि मुझे मेरा जो पेशेंट मिला है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। मेरी तरफ से जो मेरा काम है वो पूरा होना चाहिए। तो आई यूज्ड टू चेक देयर डायपर्स एंड आई यूज्ड टू चेक देयर एवरीथिंग, एंड यू वोंट बिलीव आई लिटरली चेंज्ड एंड क्लीन्ड डायपर्स, बिकॉज़ वहाँ पर अच्छे ऐसे नहीं होते थे, एक ही ऐसे होता था पूरे वार्ड में। अब वो ऐसे कितनों के मोशन क्लीन करेगा। सो
पर मेरा ईमान नहीं मानता था, मैं ये किया। आई केम बैक टू एम्स दिल्ली बिकॉज फ्रॉम ट्रॉमा सेंटर टू दिल्ली एम्स। फिर मैंने सिटी 4 वार्ड में काम किया, अभी भी कर रही हूँ। एंड लिटरली वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत अच्छे हैं वहाँ के स्टाफ, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे वाइब्स हैं उधर भी, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड देन आफ्टर फिर मैंने अपने एग्ज़ाम्स प्रिपेयर किए, एनक्लेक्स का, ऑस्की का। लगभग मेरा 5-6 लाख रुपया लगा था ऑस्की के टाइम। मेरे टिकट्स, एग्ज़ाम ही 2.5-3 लाख के आसपास था। टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स 1-1.5 लाख के, वहाँ का स्टे, इट वॉज एक्सपेंसिव। और मैंने कोई पैसा किसी से कभी नहीं लिया, मैंने सारा पैसा अपने बलबूते पे इकट्ठा किया और लगाया। जब मैंने ऑस्की दिया था देन आई वॉज मैरिड, एनक्लेक्स पे आई वॉज नॉट मैरिड। सो जब मैंने एनक्लेक्स पास किया था विदाउट एनी कोचिंग, मैं रिवाइज किया, ड्यूटी के साथ साथ मैंने पढ़ाई करी, ड्यूटी के साथ मैंने मैनेज किया बिकॉज आई यूज टू टीच अ लॉट इन कोचिंग सेंटर्स एंड ऑल। सो आई वॉज इन टच विद बुक्स, सो आई डिडंट गेट एनी डिफिकल्टी वाइल स्टडिंग, सो इट वॉज ईजी फॉर मी। बट स्टिल प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ती है, रिविजन तो करनी पड़ती है। आई क्लियर मेरे एनक्लेक्स एंड देन आई गॉट मैरिड। एंड उसके बाद फरवरी में मैंने ऑस्की एग्ज़ाम दिया था after discussing with my husband, and he was absolutely fine with it that you can go. So I went there, I gave my exam, I got passed with full score because I put a lot of efforts. आप विश्वास नहीं कर सकते, मैंने इतनी मेहनत मैंने एनक्लेक्स के लिए नहीं की थी जितनी मेहनत मैंने ऑस्की के लिए की थी। एक तो मैं अपना छोटा सा बच्चा छोड़ के आई थी ऑस्ट्रेलिया, ऊपर से वो पेपर इतना महंगा था, स्ट्रेस था, मेंटल स्ट्रेस था, ऊपर से कंट्री अलग है। तो भाई वो पेपर का तो मैंने बहुत मेहनत की थी, उस पेपर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। इतनी मेहनत मैंने एम्स के लिए नहीं की, एनक्लेक्स के लिए नहीं की, जितनी मेहनत मैंने ऑस्की के लिए की थी, बहुत मेहनत की थी। फिर भाई वो पास हो गया एंड देन आई स्टार्ट बिकॉज लोग मुझे पूछते थे इंस्टा पे भी कि भाई आपने कैसे पेपर पास किया, आप ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंच गए, हमें बताइए। तो वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे लोगों को गाइड करने में अच्छा लगने लगा। And students and people were very satisfied with my conversation and all. So I thought, why should not start educating them about the OBA method. So guys, I started my journey in 2024 related to OBA. जब किसी को OBA यहाँ पता नहीं था, मैंने OBA के बारे में बहुत सारा कंटेंट डालना स्टार्ट किया, about OSCE, about NCLEX, stop taking student visa, that is just a wastage of time. I did my best. And somewhere my husband tell me like, why you not starting your own coaching and you should teach students about NCLEX and OSCE. That time I thought, yeah, let's go for it because I was free. My baby was just 5-6 months and I was on maternity leaves and मैं अकेले खाली नहीं बैठ सकती थी, मैं खाली बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती थी बिकॉज यहाँ एम्स आपको इस तरीके का बना देता कि आपको काम करना है। फिर भाई मैंने अपना जर्नी जो था कोचिंग का वो स्टार्ट किया एंड देन आफ्टर वो कंटिन्यू रहा, बहुत मुझे अच्छा लगा। एंड देन आफ्टर गाइस मैं आपके सामने हूँ। सो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भाई मेहनत करते रहो, बस अपनी मेहनत कभी मत रोकना। मेहनत का फल ज़रूर मिलता है और आपको ब्लेसिंग्स भी लगती हैं, पेशेंट्स की ब्लेसिंग, आपके घर वालों की ब्लेसिंग्स। इसीलिए अपने घर वालों को भी परेशान मत करो। ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैं आज तक कभी टच वुड मैं आज तक कभी ट्रबल में नहीं आई हूँ। स्टार्टिंग से मेरे मम्मा मेरे साथ थे, पूरी फैमिली मेरे साथ थी। फिर मैं इंडिपेंडेंट हो गई तो तब भी मैं उस तरीके की बन चुकी थी कि मैं अपने आप को हैंडल कर सकती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड मेरी लाइफ में आए तो अब वो भी बहुत सपोर्टिव है, उनकी पूरी फैमिली इतनी बड़ी सपोर्टिव है। सो इट्स सुपर नाइस।